नमस्कार, मैं आदित्य हूं और आप द लोकनीति देख रहे हैं। सुबह से जो आप कवरेज देख रहे थे उसका अब इस अंत कब होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता सुभा ओझा मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे अभी के जो सिनेरियो डेवलप हुआ उसके बारे में। एक तरफ तो आप देख रहे हैं, इसी वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्योतिरादित्य सिंधिया का उनके कार्यालय में भव्य स्वागत कर रही है। स्वागत है के नारे लगाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है। लेकिन अंदर खाने में क्या चल रहा है, कांग्रेस इसको कैसे डिफेंड करेगी, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। मैडम, सबसे पहला क्वेश्चन, जिस तरह से आज जीतू पटवारी के साथ वहाँ पर बदतमीजी की गई है, एक तरह से कहा जा सकता है, जिस तरह से फुटेज सामने आया है कि पुलिस उनके साथ बदतमीजी करते दिखाई दे रही है, आपके पास अब क्या विकल्प बच रहा है? देखिए, विकल्प तो तमाम हमारे पास हैं। वो विधायक हमारे हैं और हमारे विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो जिस ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए थे, उनको नेता मानते थे। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया गांधीवादी विचारधाराओं के थे, पर घोड़सेवादी विचारधारा जब से उन्हें उड़ी है, ये तमाम उनके प्रशंसक उनसे नाराज़ हैं। वो वापस आना चाहते हैं अपने परिवारों में, और हमने देखा किस तरह से उन्हें बंधक बना के रखा गया है। एक पिता अपने पुत्र विधायक से नहीं मिल सकता, उसके साथ धक्का मुक्की होती, मारा कूटी होती। बीजेपी के गुंडे हैं वहाँ, पुलिस है कर्नाटक में बीजेपी की सरकार की, जो कि अरेस्ट कर लेती है पिता को जब नारायण चौधरी अपने लड़के मनोज चौधरी से मिलने जाते हैं। तो इससे, और जो हमारे दो मंत्री गए थे, लाखन सिंह और जीतू पटवारी, दोनों के साथ बदसलूकी होती है। तो लोकतंत्र की हत्या साफ तौर पे हम देख रहे हैं। बीजेपी की इस गंदे स्तर पे उतर के राजनीति कर रही है और इस देश से लोकतंत्र को मिटाना चाहती है और सीधे सीधे फासिस्ट ताकत की तरह काम कर रही है। मैं जानना चाहता हूँ मैम कि अभी जो है विवेक तनखा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप भी उसमें मौजूद थी, पीसी शर्मा भी थे। उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जिन कानूनी मुद्दों पे बात वो कर रहे थे, जिसकी तरफ इशारा कर रहे थे, एक आम दर्शक जो कांग्रेस को वोट किया होगा, जिसको लग रहा होगा उसकी यहाँ सरकार है, और उसको क्या बताएंगी कि कांग्रेस के पास पार्टी के तौर पे कानूनी क्या हथकंडे बच रहे हैं? देखिए, कानूनी बहुत सारे हथकंडे हैं अभी, क्योंकि उनको कर्नाटक में बंधक बनाया गया है। विवेक तनखा जी ने बताया कि एक नेशनल इशू है, हमारी सरहद के बाहर का है, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट की हम पनाह ले सकते हैं उनको छुड़वाने के लिए। और साथ ही आज भी कांग्रेस के पास इतने नंबर्स हैं कि हम अपने जो विधायक, जो विधानसभा के पटल पर जब बहुमत सिद्ध करने की बात आएगी तो हम अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। पहले बजट आएगा या पहले फ्लोर टेस्ट होगा? देखिए, वो तो समय बताएगा। वो तो विधानसभा की जो भी प्रोसीडिंग्स हैं उसके बारे में स्पीकर आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। अच्छा, एक चीज़ जो मैं जानना चाह रहा था कि जो एक तरह का ऑपरेशन कमल के नाम से पूरा एक सिलसिला चला है, कई राज्यों में हमने देखा, हमने कर्नाटक में देखा, इससे पहले गोवा में भी वही चीज़ हुआ, नॉर्थ ईस्ट में भी, आसाम में हमने देखा। तो कई तरह से ये आज से नहीं, बहुत पिछले कई समय से चल रहा है। लेकिन इसमें कांग्रेस एक पार्टी के तौर पे, चूँकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी भी है और उसको खुद एक क्षेत्रीय दल होने के नाते मध्य प्रदेश में, अगर उसको देखा जाए कि एक स्टेट पार्टी के तौर पर भी उसको इस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है, तो संसद में बैठते हैं, विपक्ष में हैं, ये अभी तक इतना वक्त क्यों लग गया इस चीज़ को एक्सपोज करने में या इससे लड़ने में? या यहाँ पर भी ऑपरेशन कमल का जो खतरा पिछले कई समय से मंडरा रहा था, उस पर कांग्रेस पार्टी के तौर पर कितना तैयार थी? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा मध्य प्रदेश में। 2014 में जो ये चुनाव 18 में जो ये चुनाव हारे, उसके बाद लगातार ये प्रयास चल रहे थे। ये चौथी बार प्रयास है जब इन्होंने सरकार गिराने की कोशिश करी है। ये हर हथकंडा अपनाते हैं। ये हॉर्स ट्रेडिंग भी करते हैं, खरीद फरोश करके, जोर ज़बरदस्ती करके, किसी भी स्तर पर, मैंने कहा ना, हर कोई भी हथियार उठाने को ये तैयार है लोकतंत्र का गला घोटने के लिए। वही हमने महाराष्ट्र में देखा, वही कर्नाटक में देखा, वही हरियाणा में देखा, वही गोवा में देखा। ये जब से मोदी अमित शाह की सरकार आई है, वो लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखते। एक देश के कायदे कानून पे उनको कोई विश्वास नहीं। वो इन किन प्रकार चुनाव भले हारे हों पर सरकार बनाने में विश्वास रखते हैं। लोग उनको नकारते हैं असेंबली इलेक्शन में, उसके बावजूद वो सरकारें बनाते हैं। तो ऐसा इस देश के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा जो आज हो रहा है, जो कि निंदनीय। और किस और देश जा रहा है? आज हमारे देश के सामने कितनी मुश्किलें हैं। आज इकोनॉमिक क्राइसिस है, नौकरियां नहीं है, किसान आत्महत्या कर रहा है, पर नहीं, मोदी और अमित शाह को अगर चिंता है तो केवल अलग अलग राज्यों में उनकी सरकार एन केन प्रकार स्थापित करने की चिंता है। एक जो सबसे बड़ा प्रश्न मेरे मन में उठ रहा है व्यक्तिगत रूप से, कि ये जो पूरा सिनेरियो डेवलप हो रहा है, इसमें सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, इसको अगर शॉर्टर फॉर्म में बता पाए। देखिए, सरकार बिल्कुल बचेगी।
प्रदेश की जनता ने बड़ी आशाओं के साथ हमें चुना था और 1.25 साल में मैं समझती हूँ कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह से दिन रात एक करके काम नहीं कर सकता जो आदरणीय कमलनाथ जी ने करके दिखाया। चाहे वो किसानों का कर्जा माफ़ हो, बिजली का बिल कम करने की बात हो, बेटियों की शादी में 21 से 51 हज़ार करने की बात हो, चाहे नव युवकों को रोज़गार देने की बात हो, चाहे माफिया राज ख़त्म करने की बात हो, गुंडा राज ख़त्म करने की बात हो, तो जनता आज हमारे साथ है। अगर हम खुदा ना करे कि हमें मिड टर्म में कभी जाना पड़े तो भी जनता हमारे के साथ खड़ी रहेगी और बीजेपी को ऐसी मुखी खिलाएगी कि ये याद रखेंगे कि लोकतंत्र है ये, यहाँ फासिस्ट ताकतें नहीं काम कर सकती। क्योंकि मध्य प्रदेश का इतिहास कभी ऐसा नहीं रहा, मध्य प्रदेश में खरीद फरोश कभी नहीं हुई है। जो परंपरा इनने शुरू करी है ऐसा मध्य प्रदेश में हमने कहीं देखा नहीं। और मध्य प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है और वो जानती है कि उसे क्या करना है। आपने मिड टर्म का जिक्र किया और ये सवाल मेरा अगला सवाल होने वाला था कि कुछ भी भारतीय जनता पार्टी बोल रही हो, उनके पास चूँकि अब सिंधिया गए हैं, उनके साथ समर्थक भी हैं, उनके विधायक भी हैं, जो एक तरह का प्रेजेंटेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि विधायकों की संख्या इधर के पक्ष में, सरकार के पास कम है, अल्पमत में है। लेकिन एक जो विश्लेषक बता रहे हैं, जिनकी चर्चा हो रही है, द हिंदू ने आज बहुत बढ़िया एक आर्टिकल लिखा उसमें कॉलम में छोटा सा, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, अगर कांग्रेस चाहे तो मिड टर्म इलेक्शन उनको करवाना ही पड़ेगा। तो क्या कांग्रेस इस जो गेंद उनके पाले में है कि मध्यावधि चुनाव हो, क्या अगर सरकार गिरती है तो क्या उस पक्ष में जाने? देखिए, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि हमारे पास गिनती है, हम उसको विधानसभा के पटल पर प्रूव कर देंगे। दूसरी बात कि अगर ज़रूरत पड़ी, ऐसा लगता है कि ये 22 एमएलए को ये नहीं लौटा के लाए तो हम कोर्ट के दरवाजे खटखटाएंगे। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पर हाँ, हम एक और चुनाव प्रदेश की जनता पे नहीं लादना चाहते, क्योंकि आज जो स्थिति, वित्तीय स्थिति प्रदेश की है, किसी से छुपी हुई नहीं है। आज वही पैसा जनता के विकास के लिए लगाया जाए तो मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ उसका मध्य प्रदेश में आज बेहद ज़रूरी है कि हम अपव्यय ना करें जनता के खून पैसे की कमाई का, टैक्स पेयर्स की, और वो पैसा जो सरकार का है वो जनता के हित में जाए, बजाय बार बार इलेक्शन कराने के। तो इसलिए हम चाहते हैं और हम इस बात को प्रूव करेंगे कि हमारे पास गिनती है और ये सरकार नहीं गिरेगी। जनता ने जिसको इतने प्यार से खड़ा किया है वो सरकार नहीं गिरेगी। प्रयास सब करेंगे, ये गंदे स्तर तक करेंगे, पर मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार बचेगी। राज्यसभा के लिए नॉमिनेशंस फाइल होने हैं। दिग्विजय सिंह ने आज नॉमिनेशन फाइल भी किया। अधिकृत अभी तक जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, मैं जानना चाह रहा हूं कि जो क्रॉस वोटिंग का डर है, क्या इसलिए विधायक भेजे गए हैं या राज्यसभा की सीटें भी कांग्रेस जीत रही है? देखिए, हमें कोई डर नहीं है, कोई क्रॉस वोटिंग का डर नहीं है। हम राज्यसभा की सीट जीतेंगे, दोनों सीट जीतेंगे, इसका हमें भरोसा है। ठीक है, तो ये थी शोभा ओझा, प्रवक्ता कांग्रेस, जिनसे हम बात कर रहे थे और बहुत अभी निकलने वाली थी लेकिन उन्होंने वक्त दिया, इसलिए उनका धन्यवाद। और इस तरह की तमाम कवरेज के लिए आप द लोकनीति के साथ बने रहें। अगर आपको इंटरव्यू पसंद आया हो तो इसको लोगों में शेयर करें। शोभा ओझा का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी इनके प्रकार किसी तरह से सत्ता में आना चाहती है, लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है, लेकिन कांग्रेस झुकेगी नहीं और सरकार को बचाने के लिए उनके पास पर्याप्त नंबर हैं। देखना होगा फ्लोर टेस्ट के दिन। बने रहिए द लोकनीति के साथ। धन्यवाद।